हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गॉड ब्लेस यू। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन का आज हम लोग लास्ट लेक्चर देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है, आज हम लोग सीखेंगे उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है। और आज हम लोग अवतल दर्पण में साबित करेंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, ये बिहार बोर्ड का सिलेबस जो है हम लोगों का एनसीईआरटी या बिहार बोर्ड का जो साइंस है प्यारे बच्चों, उसमें प्रूफ नहीं दिया गया है, फिर भी मैं आपको प्रूफ सिखाऊंगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या सीखेंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग सीखेंगे। प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण का उपयोग सबसे अधिक हम लोग वाहनों में करते हैं। वाहन का जो साइड मिरर होता है उसमें करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चाहे आपका मोटरसाइकिल हो या कार हो या बेलेरो हो या स्कॉर्पियो हो, तो साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। अब कहिएगा सर उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों करते हैं? देखो, उत्तल दर्पण का एक खासियत है, उत्तल दर्पण करता क्या है, बड़ा सा क्षेत्र का छोटा प्रतिबिंब बना के देता है दर्पण में। और उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए हम लोग साइड मिरर में उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि ये पीछे का एरिया बहुत बड़ा होता है और बड़ा सा एरिया का छोटा प्रतिबिंब हम लोगों को दर्पण में दिखाता है, इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। तो वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं। फिर देखिए आगे क्या लिखे, स्ट्रीट लाइट के प्रावर्तक के रूप में भी करते हैं। यार बच्चों, आप लोग सड़कों पे देखे होइएगा, लाइट लगा हुआ रहता है, चौराहे पर भी लाइट लगा हुआ रहता है। तो और रात के अंधेरे में वो लाइट जलता है, दिन में ऑफ रहता है मैक्सिमम जगह। तो प्यारे बच्चों, वो जो सड़कों के किनारे में बड़ा बड़ा सा लाइट लगा रहता है, चौराहे पर भी देखिएगा बड़ा बड़ा सा लाइट लगा रहता है, उसका जो प्रावर्तक होता है, उस लाइट का जो प्रावर्तक सतह होता है, उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। इसमें किसका उपयोग करते हैं प्यारे बच्चों? उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। स्ट्रीट लाइट के प्रावर्तक के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाश की किरणें को फैलाने का काम करता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, बड़े शॉपिंग स्टोर में ग्राहकों की गतिविधियों को मॉनिटर करने में, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल सब में भी हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। बाहर में मान लो बहुत सारा वाहन सब लगा रहता है, वो वाहन को देखने के लिए देख रेख में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण क्या करता है, बड़ा सा क्षेत्र का छोटा प्रतिबिंब हम लोगों को दिखाता है, जिससे हम लोग सभी गतिविधि को देख पाते हैं। बाहर के एरिया में जो भी एक्टिविटी होता रहता है उसको हम लोग देख पाते हैं अच्छे से। बड़े शॉपिंग स्टोर में ग्राहकों की गति या ग्राहकों की गतिविधि को भी देखने में हम लोग, शॉपिंग मॉल में ग्राहकों की गतिविधि को भी देखने में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। या वाहन का देख रेख में भी हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या सीखेंगे, अवतल दर्पण में साबित करेंगे कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये हम लोगों का दर्पण सूत्र होता है। और दर्पण सूत्र दोनों दर्पण में लागू होता है, ये उत्तल दर्पण के लिए लागू होता है, अवतल दर्पण के लिए लागू होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम लोग साबित करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग अवतल दर्पण एक बना लेते हैं। ये हम लोगों का अवतल दर्पण है। एम और एम डैश हम लोगों का क्या है प्यारे बच्चों? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में देखिए प्यारे बच्चों, एक हम लोग मुख्य अक्ष खींचे हैं, ये हम लोगों का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाता है। और अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव बोलते हैं, जिसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट किए, इंग्लिश में इसी को हम लोग पोल बोलते हैं। और यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, हम लोगों का मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस अवतल दर्पण के सामने हम लोग जो वस्तु को रखें, वो वस्तु को कहाँ रखें? वो वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच रखें। किसके बीच रखें प्यारे बच्चों? वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच हमारा ए भी एक वस्तु रखा गया है। प्यारे बच्चों, इस वस्तु पर से दो किरण को गुजारे हैं। एक किरण जो गया है वो मुख्य अक्ष के समानांतर हम गुजारे हैं। यहाँ देखिए, ये जो किरण जा रहा है ये मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है, जब भी कोई किरण अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के समानांतर आता है तो वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरता है, एफ से होकर गुजरता है। यहाँ पे देखिए परावर्तन के बाद ये किरण मुख्य फोकस से गुजरा है। फिर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से हम एक किरण और गुजारे हैं, जो कि हमारा वक्रता केंद्र की दिशा में गया है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि जब भी कोई किरण को हम लोग वक्रता केंद्र की दिशा में दर्पण पे डालते हैं, तो ये वक्रता केंद्र की दिशा में गुजारा हुआ जो किरण होता है, ये दर्पण पे लंबवत होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? दर्पण पे लंबवत होता है। और जब भी कोई किरण दर्पण पे लंबवत पड़ता है तो पुनः वह उसी पथ पे वापस लौट जाती है। यहाँ देखिए, ये हमारा जो किरण जा रही है, ये दर्पण पे लंबवत पड़ा है, तो परावर्तन के बाद इसी पथ पे ये वापस लौट जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम लोग देख पा रहे हैं, ये पहला किरण और ये सेकेंड किरण, दोनों किरण यहाँ पे आके कट किया, तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब भी बन रहा है। प्रतिबिंब हमारा क्या बन रहा है प्यारे बच्चों? बी डैश ए डैश प्रतिबिंब बन रहा है। किसका प्रतिबिंब बन रहा है? ए बी हमारा वस्तु का, ए बी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? बी डैश ए डैश हमारा ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं प्रतिबिंब आज हमारा छोटा बना है, वस्तु बड़ा था बट प्रतिबिंब हमारा छोटा बना है। वस्तु हम लोग कहाँ रखे थे? वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच। प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना है? वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच बना है। ठीक है प्यारे बच्चों। और उल्टा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक प्रतिबिंब बना है, और दर्पण के सामने हमारा प्रतिबिंब बना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए आप लोग, एवं प्रकार से यहाँ पे हम लोगों को चार त्रिभुज दिख रहा है। यहाँ देखिए,
यहाँ एक त्रिभुज नजर आ रहा है, यहाँ भी एक त्रिभुज नजर आ रहा है, यहाँ भी एक त्रिभुज नजर आ रहा है, यहाँ भी एक त्रिभुज नजर आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ से हम एक लंब डाले हैं परपेंडिकुलर, जिसकी वजह से यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, आज इसी में हम लोग साबित करेंगे कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं एक चीज आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ जो v होता है हम लोगों का, v दर्पण में हम लोगों का प्रतिबिंब का दूरी को दिखाता है, u वस्तु का दूरी को दिखाता है। दर्पण से आप कितना दूर वस्तु को रख रहे हैं, वस्तु के दूरी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं। आपका प्रतिबिंब कितना दूर बना है, उस दूरी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके दर्पण का फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी को हम लोग, फोकस f और ध्रुव p के बीच का दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए हम लोग देखते हैं प्रूफ इसका। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग मान लिए कि माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है। आप लोग चित्र में भी देख पा रहे हैं, ये हमारा एम और एम डैश हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। नेक्स्ट देखिए, माना कि एम और एम डैश हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है, जिसमें पी ध्रुव है तथा सी क्या है, वक्रता केंद्र है। सी हम लोगों का क्या है प्यारे बच्चों, सी हम लोगों का वक्रता केंद्र है। साथ ही हम लोग और एक चीज मान लिए, चित्र में आप लोग देखिए, इसमें आपको पहले ही पता है, पहले से ही बता दिया है। पी हम लोगों का क्या है, इस दर्पण का ध्रुव है, ध्रुव को हम लोग पी से रिप्रेजेंट किए हैं। और सी हम लोगों का क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, मुख्य फोकस एफ से ध्रुव पी के बीच का दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, जिसको कि हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमारा नेगेटिव में होता है। किसमें होता है प्यारे बच्चों, नेगेटिव में होता है। अब देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों, इस चित्र में ए भी हमारा वस्तु है, ए भी हमारा वस्तु है। यहाँ वस्तु से ध्रुव पी तक के बीच का दूरी को हम लोग वस्तु का दूरी बोलते हैं, जिसको कि हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा वस्तु का दूरी होता है, और वस्तु का दूरी भी हमारा प्यारे बच्चों आज क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि आपको पता है, दर्पण के सामने जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे, अवतल दर्पण के सामने का ध्रुव पी से लेफ्ट साइड का जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे, वो हमेशा नेगेटिव में लिखाएगा। किसमें लिखाएगा प्यारे बच्चों, नेगेटिव में लिखाएगा। इसीलिए ये यू हमारा नेगेटिव में यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों, बी डैश ए डैश हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। और देखो यहाँ पे ध्रुव पी से बी डैश तक का दूरी हमारा क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब का दूरी कहलाएगा। और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों, भी से रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहाँ पे आज हमारा भी जो होगा वो निगेटिव में हम लोग लिखेंगे, क्योंकि ये ध्रुव पी से लेफ्ट साइड का डिस्टेंस है। आज हमारा जो प्रतिबिंब बना है दर्पण के सामने ही बन गया है, इसीलिए हमारा प्रतिबिंब भी का दूरी भी निगेटिव में ही लिखाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, वक्रता केंद्र ये हमारा सी है, वक्रता केंद्र सी से पी के बीच का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसको कि हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आज आर भी हमारा नेगेटिव में होगा, क्योंकि अवतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है प्यारे बच्चों, वो नेगेटिव में होता है। और आर किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, आर बराबर 2f होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, आर बराबर 2f। तो यहाँ पे माइनस में हमारा 2f हो जाएगा। आर जहाँ भी आर का जरूरत पड़ेगा वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2f लिखेंगे, बट माइनस में लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको पता चल गया है, बी डैश पी हमारा प्रतिबिंब का दूरी है, जिसको कि हम माइनस भी से रिप्रेजेंट किए हैं, चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोग लिखे हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, ए भी हमारा वस्तु है, ए भी वस्तु से ध्रुव पी तक के बीच के दूरी को हम लोग वस्तु का दूरी बोलते हैं, जिसको कि हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आज हमारा दर्पण अवतल है, इसीलिए हम लोग क्या लिखे, माइनस यू लिखे। अवतल दर्पण के सामने जब भी कोई भी वस्तु को रखते हैं, चाहे उत्तल दर्पण के सामने, तो वस्तु का दूरी हमेशा नेगेटिव में लिखाता है। किसमें लिखाता है, नेगेटिव में लिखाता है। तो यहाँ पे सारी बात आपको समझ में आ गया है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए हम लोगों का क्या है, यहाँ देखिए, माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, जिसमें पी ध्रुव है तथा सी वक्रता केंद्र है। साथ ही माना कि हम लोग क्या देखिए, यू किसको माने, वस्तु की दूरी को मान ली, वस्तु की दूरी को यू से रिप्रेजेंट किया है, प्रतिबिंब की दूरी को भी से रिप्रेजेंट किया है, फोकस दूरी को एफ से रिप्रेजेंट किया है, वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से रिप्रेजेंट किया। ठीक है प्यारे बच्चों, और आर बराबर 2f होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दो त्रिभुज में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। त्रिभुज हमारा एक है ए बी सी, एक है ए डैश बी डैश सी। एक त्रिभुज हमारा क्या है, ए बी सी, एक त्रिभुज हमारा ए डैश बी डैश सी। इसको हम लोग चित्र में देखते हैं कहाँ पे, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। यहाँ देखिए, त्रिभुज हमारा क्या बन रहा है, ए बी सी। इस त्रिभुज का बात हो रहा है। एक त्रिभुज क्या है हमारा, ए डैश बी डैश सी। ये दोनों त्रिभुज का बात करें, जिसमें हम लोग व्हाइट कलर से यहाँ पे रसगुल्ला बनाए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दोनों त्रिभुज का हम लोग बात करें। ये दोनों त्रिभुज में देखिए सुंदरता आज क्या है, और ये दोनों त्रिभुज हमारा समरूप कहलाएगा। समरूप क्यों कहलाएगा, उसका कारण भी आपको हम बताते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, ये जो कोण है, यहाँ पे ये कोण का बात करें, ये 90 डिग्री का कोण हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर आ रहा है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे ये कोण भी इस त्रिभुज में 90 डिग्री का कहलाएगा। यहाँ पे ये कोण यानी कि कोण ए बी सी और कोण ए डैश बी डैश सी, ये दोनों हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। फिर देखिए प्यारे बच्चों,
ये कोण और ये कोण हमारा कितना हो, ये दोनों कोण क्या होगा प्यारे बच्चों, आपस में बराबर होगा। एवं प्रकार से यहाँ पे दो कोण क्या हो रहा है, दोनों त्रिभुज में दो कोण क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। ये दोनों त्रिभुज क्या होगा प्यारे बच्चों, समकोणिक होगा। और समकोणिक त्रिभुज क्या होता है प्यारे बच्चों, वो समरूप होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, समरूप। और देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो दो कोण बराबर हो गया, तो इसका मतलब तीसरा कोण भी बराबर होगा। तीसरा कोण भी हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, बराबर ही होगा। अब नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, क्या देखिए, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, देखिए एबीसी, एंगल एबीसी बराबर ए डैश बी डैश सी, हम लोग यहाँ पे अभी बोले भी हैं, कोण ए बी सी बराबर ए डैश बी डैश, यहाँ 90 डिग्री है दोनों कोण प्यारे बच्चों, ये 90 डिग्री का है। यहाँ देखिए हम लिखे भी हैं 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। फिर देखिए प्यारे बच्चों, ए सी बी बराबर है बी डैश सी ए डैश। चित्र में देखते हैं ए सी बी कहाँ पे है, यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, ए सी बी इस कोण का बात हो रहा है, बराबर क्या है प्यारे बच्चों, ए डैश सी बी डैश या बी डैश सी ए डैश। ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और सम्मुख कोण आपस में क्या होता है प्यारे बच्चों, बराबर होता है। ये दोनों कोण कैसा कोण है, सम्मुख कोण है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, ये क्या हमारा, हम लोगों का सम्मुख कोण है। नेक्स्ट देखिए प्यारे, जो तीसरा कोण जो हमारा क्या बच रहा है, तीसरा कोण बी ए सी। चित्र में देख लेते हैं हम लोग, बी ए सी कहाँ पे है, बी ए सी इस कोण का हम लोग बात करें, ये कोण हमारा बराबर होगा किस कोण का, बी डैश ए डैश सी के, इस कोण के। तीसरा कोण भी हमारा बराबर ही होगा। तो एवं प्रकार से हमारा इस प्रकार हमारा दोनों त्रिभुज क्या हुआ, समरूप हुआ। जब दोनों त्रिभुज समरूप हुआ, तो दो त्रिभुज जब समरूप होता है प्यारे बच्चों, तो संगत भुजा समानुपात होता है। संगत भुजा क्या होता है, समानुपात होता है। आज देखिए संगत भुजा हम लोग क्या क्या देखें, संगत भुजा भी हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम बात करें इस समकोण त्रिभुज में, इस त्रिभुज में यदि हम लोग ए बी भुजा पे डिस्कस करें, ए बी भुजा के संगत भुजा इसमें क्या होगा, बी डैश ए डैश होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, बी डैश ए डैश होगा। इसके संगत ये भुजा होगा। अगर हम बीसी भुजा का बात करें, बी से सी तक बीसी भुजा का, छोटा वाला त्रिभुज में बी डैश सी हो जाएगा, इसके संगत ये भुजा होगा। अगर इस भुजा का संगत बोले तो ये भुजा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बट यहाँ पे हम लोग दो ही भुजा पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग पहले ए बी भुजा बटे लिखे हैं बी डैश ए डैश। क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए लिखे हैं ए बी भुजा बटे बी डैश ए डैश बराबर हुआ है। फिर क्या लिखे हम लोग, सी बी। सी बी देखिए यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, सी बी, सी से लेकर बी तक का डिस्टेंस सी बी भुजा का संगत क्या होगा हमारा, सी बी डैश होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, सी बी डैश होगा। क्या देखिए सी बी बटे में क्या है, सी बी डैश है। इस संगत भुजा को हम लोग क्या दिखा दिए, यहाँ पे समानुपात दिखाया है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज का एक जोड़ी और दिख रहा है हम लोगों को। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों भी क्या होगा प्यारे बच्चों, ये दोनों भी समरूप त्रिभुज होगा। इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज समरूप हुआ है। ठीक उसी प्रकार से ये दोनों त्रिभुज भी हमारा क्या होगा, समरूप होगा। प्यारे बच्चों, जब ये दोनों त्रिभुज भी हमारा समरूप होगा, तो ये दोनों त्रिभुज का भी संगत भुजा क्या होगा, समानुपात होगा। तो प्यारे बच्चों पहले हम लोग यहाँ पे पी डैश एन भुजा पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखिए लिखे भी हैं पी डैश एन बट्टे में, देखिए क्या लिखे, पी डैश एन इस भुजा का संगत क्या होगा हमारा, बी डैश ए डैश होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, बी डैश ए डैश। यहाँ देखिए हम लिखे भी हैं बी डैश ए डैश। प्यारे बच्चों पी डैश एन बट्टे में क्या आया है, बी डैश ए डैश। फिर देखिए एफ एन, एफ एन देखिए क्या है प्यारे बच्चों, एफ एन देख लीजिए क्या है, एफ से लेकर एन तक। यहाँ देखिए आधार बन रहा है, इस त्रिभुज का आधार है ये एफ एन। ये एफ एन जो है प्यारे बच्चों, एफ एन के संगत क्या होगा, एफ बी डैश होगा। क्या होगा, एफ बी डैश होगा। यहाँ देखिए लिखा गया है एफ एन बटे एफ बी डैश। यहाँ पे हम लोग क्या दिखा दिए हैं, संगत भुजा समानुपात होगा। जब ये दोनों त्रिभुज पी डैश एन एफ तथा त्रिभुज एफ बी डैश ए डैश, ये दोनों त्रिभुज भी क्या होगा प्यारे बच्चों, समरूप होगा। चित्र में देखिए ये दोनों त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा है पी डैश एन एफ, दूसरा त्रिभुज क्या है प्यारे बच्चों, एफ बी डैश ए डैश, एफ बी डैश ए डैश। ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होगा, तो ये दोनों त्रिभुज का भी संगत भुजा समानुपात होगा, जो कि यहाँ पे हम दिखा दिए हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। अब देखिए ये समीकरण हमारा फर्स्ट है और ये हमारा समीकरण सेकंड है। ये हमारा समीकरण क्या है प्यारे बच्चों, सेकंड है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखिए प्यारे बच्चों हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं ए बी बराबर होगा पी डैश एन। ए बी बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, पी डैश एन। अब कहिएगा सर ये दोनों बराबर क्यों होगा, जरा समझाइए चित्र से क्यों होगा बराबर। क्या देखो प्यारे बच्चों, ये जो ए बी हमारा हम लोगों का वस्तु का ऊंचाई है, और देखिए यहाँ से एक समानांतर रेखा गुजरा है प्यारे बच्चों। ये देखिए दो समानांतर रेखा के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। या देखिए ए बी भुजा और यहाँ पे देखिए पी डैश एन, ये क्या है, ये इसी के समानांतर है। तो ये समानांतर है तो ये क्या होगा, बराबर होगा, इसी के बराबर ये भी होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये देखो ये दोनों समानांतर रेखा के बीच का डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए यहाँ देखिए ए बी दूरी किसके बराबर होगा, पी डैश एन के बराबर। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा आपस में क्या होगा, बराबर होगा।
यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या दिखाना चाह रहे हैं, ए बी भुजा यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखिए यहाँ ए बी है, यहाँ पे क्या है पी डैश एन है, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और नीचे में देखिए प्यारे बच्चों, नीचे में क्या है बी डैश ए डैश है, यहाँ भी नीचे में बी डैश ए डैश है। आप देख पा रहे हैं कि ऊपर वाला भी दोनों का बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर है और नीचे वाला दोनों में बराबर है। इसका मतलब एलएचएस पक्ष दोनों समीकरण में हमारा बराबर है। एलएचएस पक्ष दोनों समीकरण में क्या है प्यारे बच्चों, बराबर है। यदि किसी समीकरण का एलएचएस पक्ष बराबर होता है तो आरएचएस पक्ष को भी बराबर होना पड़ता है। यहाँ पे देखिए इसीलिए 1 और 2 से क्या लिखा गया है, यहाँ देखिए आरएचएस पक्ष बराबर दिखाए हैं सीबी बट्टा सीबी डैश, यहाँ देखिए सीबी बट्टा सीबी डैश। इसका आरएचएस पक्ष देखिए क्या है, एफएन बट्टा एफ बी डैश, एफएन बट्टा एफ बी डैश। ये हम लोग कहाँ से लिखे हैं, ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिखे हैं, क्योंकि समीकरण फर्स्ट और सेकंड में एलएचएस पक्ष बराबर है। तो जब किसी भी समीकरण, दो समीकरण का एलएचएस पक्ष बराबर होता है तो आरएचएस को भी बराबर होना पड़ता है, ठीक है प्यारे बच्चों, इसीलिए दोनों का देखिए हम आरएचएस को बराबर दिखाएं। फिर नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए ये सीबी चित्र में देखिए कहाँ पे, चित्र में देखिए सीबी क्या है प्यारे बच्चों, चित्र में सीबी हमारा यहाँ पे दिख रहा है, सीबी ये डिस्टेंस। प्यारे बच्चों इस डिस्टेंस को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या, इतना दूर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो इतना दूर का डिस्टेंस। प्यारे बच्चों इस डिस्टेंस को हम लोग लिखने के लिए यहाँ देखिए पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, पूरा डिस्टेंस में से यदि हम लोग इतना दूर घटा दें, पूरा डिस्टेंस में से यदि हम लोग यहाँ देखिए सी से लेकर, यहाँ सी है, यही वाला डिस्टेंस हम लोग घटा दें, हमारा यही बचेगा। अगर पूरा डिस्टेंस यहाँ देखिए पी से लेकर बी तक पूरा डिस्टेंस में से यदि इतना हम लोग घटा देंगे तो हमारा इतना क्यों ही बचेगा, सी बी ही बचेगा। अब कहेगा सर ये घटाइएगा कैसे, अब देखो ये हमारा ए बी क्या है, वस्तु का दूरी है, पी से लेकर ये क्या है बाबू बी तक जो है ये हमारा वस्तु का दूरी है, और वस्तु का दूरी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, चिन्ह परिपाटी के साथ लिखेंगे तो माइनस यू लिखना पड़ेगा। फिर देखिए प्यारे बच्चों, अब कहिएगा सी से लेकर पी तक, सी से लेकर पी तक हमारा वक्रता त्रिज्या होता है, वक्रता त्रिज्या 2f के बराबर होता है, बट चिन्ह परिपाटी के साथ यदि हम लिखेंगे तो -2f लिखना पड़ेगा। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों सीबी को हम लोग क्या लिखे हैं, सीबी को, इस सीबी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं सीबी को पीसी, पीबी क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, पीबी, पी से लेकर बी तक पीबी माइनस पी से लेकर सी तक पीसी, लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। इतना डिस्टेंस को हम लोग पी से लेकर बी तक पीबी और माइनस क्या लिख सकते हैं, पीसी, पीबी माइनस पीसी लिख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी को आगे हम लिखे भी हैं, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ देखिए पीबी माइनस पीसी लिखे, क्या लिखे हैं, पीबी माइनस पीसी लिखे। पीबी माइनस पीसी किसको लिखे हैं प्यारे बच्चों, पीबी माइनस पीसी किसको लिखे हैं, पीबी माइनस पीसी लिखे हैं सीबी को, किसको लिखे हैं प्यारे बच्चों, सीबी को। अब फिर नीचे देखिए क्या है, सीबी डैश है, चित्र में देखिए सीबी डैश कहाँ पे, चित्र में देखिए सीबी डैश कहाँ पे, सी बी डैश, इतना दूर का डिस्टेंस, सी बी डैश कितना दूर का डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, इतना दूर का डिस्टेंस। अब देखिए प्यारे बच्चों इस डिस्टेंस को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, पी सी, पी से लेकर सी तक पी सी माइनस पी से लेकर बी डैश तक पी बी डैश, पी बी डैश। प्यारे बच्चों पीसी में से अगर ये पूरा में से हम लोग इसको घटा लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, सी बी डैश बचेगा, क्या बचेगा, ये डिस्टेंस हमारा सी बी डैश, सी बी डैश बराबर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं पीसी, पी से लेकर सी तक पीसी माइनस पी बी डैश, इतना दूर हम लोग घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, सी बी डैश बचेगा। देखिए हम लोग सी बी डैश की जगह पे हम लोग लिखे हैं पीसी माइनस पी बी डैश, पीसी माइनस पी बी डैश लिखे भी हैं, पीसी माइनस, देखो यहाँ पे पीसी माइनस पी बी डैश लिखे भी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ऊपर में एफ एन है तो एफ एन को हम लोग एफ एन ही रखे हैं। नीचे में देखिए क्या है, नीचे में हमारा देखिए क्या था, क्या देखिए एफ एन को एफ एन ही रखे हैं प्यारे बच्चों। नीचे में हमारा क्या था, नीचे एक बार देख लेते हैं, नीचे देखिए प्यारे बच्चों एफ एन ही रखे हैं। नीचे है एफ बी डैश, चित्र में देखिए ये एफ बी डैश कहाँ पे है? चित्र में हम लोग देखते हैं एफ बी डैश कहाँ पे है, एफ बी डैश इतना दूर का डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, एफ बी डैश यही डिस्टेंस है। अब देखिए प्यारे बच्चों इस डिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं पी बी डैश, हम लोग लिख सकते हैं इसको पी बी डैश माइनस पी बी डैश, पी बी डैश, क्योंकि हम लोग को इतने दूर का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना है, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग पी बी डैश, ये पूरा डिस्टेंस में से हम लोग पी एफ को घटा सकते हैं, किसको घटा सकते हैं, पी एफ को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों पी बी डैश में से यदि हम लोग पी एफ को घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, एफ बी डैश बचेगा, क्या बचेगा, ये हमारा होगा एफ बी डैश के बराबर, किसके बराबर होगा, एफ बी डैश के बराबर। देखिए हम लोग आगे लिखे भी हैं एफ बी डैश को, प्यारे बच्चों एफ बी डैश को क्या लिखे हैं, पी बी डैश माइनस पी एफ, पी बी डैश माइनस पी एफ, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखिए हम लिखे भी हैं
एफ बी डैश को, एफ बी डैश को देखिए पी बी डैश माइनस पी एफ लिखे हैं, पी बी डैश माइनस पी एफ यहाँ लिखे हैं। अब नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों क्या, अवतल दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बिंदु एन दर्पण के ध्रुव पी के बहुत ही निकट होगा। अब प्यारे बच्चों हम लोग समझ लेते हैं द्वारक किसको बोलते हैं। जैसे मान लो ये हमारा अवतल दर्पण है प्यारे बच्चों, ये हमारा अवतल दर्पण, ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का द्वारक किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, दर्पण के जिस भाग से प्रकाश किरण का परावर्तन होता है, जितना भाग से क्या होता है प्रकाश किरणों का परावर्तन होता है, पूरे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों। और देखिए जैसे मान लीजिए हमारा दर्पण है, इस दर्पण का जो परावर्तक भाग होगा उसका जो व्यास होता है, परावर्तक सतह का जो व्यास होता है, जहां से प्रकाश किरण का परावर्तन हो सकता है, उसका जो हमारा व्यास होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, द्वारक बोलते हैं। ये हमारा द्वारक कहलाता है। तो अवतल दर्पण में जिस एरिया तक प्रकाश किरणों का परावर्तन होता है, उस एरिया तक का जो हम लोगों का व्यास होता है, इसी व्यास को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, द्वारक बोलते हैं। अब कहा गया है अवतल दर्पण का द्वारक अगर बहुत छोटा हो, मान लीजिए बहुत छोटा सा द्वारक अगर होगा, बहुत छोटा सा द्वारक होगा, उस समय देखिए हम लोगों को क्या कहा गया है, द्वारक यदि बहुत छोटा होगा, क्या नहीं कहा गया है, ये जो द्वारक हम खींचेंगे, ये द्वारक कह रहा है अगर बहुत छोटा होगा, तो देखिए तब क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है अवतल दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बिंदु एन ध्रुव पी के काफी निकट होगा। बिंदु एन देखिए क्या है, अगर द्वारक छोटा होगा, अगर द्वारक छोटा होगा, ये जो द्वारक अगर बहुत छोटा होगा, बिंदु एन जो है, ये जो एन है ना, अगर द्वारक बहुत छोटा सा होता, पूरा छोटा सा द्वारक होता, ये जो बिंदु एन है, ये जो एन है, ये पी के काफी नजदीक होता, पी के क्या होता, काफी निकट होता, बहुत लगता है कि पी पर ही है, ऐसा मालूम होता हम लोगों को, लगता है कि एन जो है पी के स्थान पे है, लगभग पी के स्थान पर है। ऐसा तब होता है जब ये द्वारक हमारा, ये जो बड़ा सा द्वारक, द्वारक बहुत ही छोटा होता, द्वारक बहुत छोटा होता, ये जो बिंदु एन है, ये हमारा पी के काफी क्या होता, नजदीक होता, पी के काफी क्या होता है प्यारे बच्चों, नजदीक होता है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, तब उस कंडीशन में क्या होता है हमारा, एफ एन किसके बराबर होता, पी एफ के बराबर होता, एफ एन किसके बराबर होता, पी एफ के बराबर होता। अब चित्र में देखिए, देखिए जब हमारा ये एन इसके काफी करीब होता, द्वारक बहुत छोटा होता, उस समय ये जो हमारा एफ एन, एफ से लेकर एन तक का ये जो डिस्टेंस अभी एफ एन दिख रहा है, जो कि थोड़ा अलग दिख रहा है हम लोगों को, ये एफ एन तुम्हारा पी एफ के बराबर होता, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होता, एफ एन दूरी हमारा क्या होता, पी एफ के बराबर हो जाता। ऐसा तब होता जब इस दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता, उस समय हमारा ये जो एन है पी के काफी करीब होता, उस समय हमारा एफ एन और पी एफ दोनों बराबर ही होता, एफ एन और पी एफ दोनों क्या होता है, बराबर होता, बराबर इसलिए होता क्योंकि ये इसके करीब हो जाता ना, उस समय हमारा एफ एन और पी एफ दोनों क्या होता आपस में बराबर ही होता, क्योंकि एन भी उस समय पी पर ही होता, तो एफ एन और पी एफ उस समय हमारा क्या होता, बराबर होता, एफ एन और पी बराबर होता। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखिए एफ एन बराबर क्या लिखे प्यारे बच्चों, पी एफ लिखे। यहाँ देखिए ऊपर का जो भी था पीबी माइनस पीसी, यहाँ लिखे हैं पीबी माइनस पीसी, नीचे क्या था प्यारे बच्चों, पीसी माइनस पीबी डैश, पीसी यही सेम टू सेम उतारे हैं। अब एफ एन के जगह पे देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखे, पी एफ लिखे, एफ एन के स्थान पे क्या लिखे हैं, एफ एन के स्थान पे क्या लिखे हैं, एफ एन के स्थान पे ये जो एफ एन है, एफ एन के स्थान पे पी एफ लिखे, यहाँ तक पी तक लिखे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए नीचे क्या है प्यारे बच्चों, नीचे यहाँ था पी बी डैश माइनस पी एफ, यही सेम यहाँ पे उतारे हैं प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों इन सभी का वैल्यू हम लोग दर्पण में, दर्पण से चिन्ह परिपाटी के साथ थी, अवतल दर्पण के चिन्ह परिपाटी से, अवतल दर्पण के चिन्ह परिपाटी से यदि हम पूछेंगे आपसे, ये पीबी क्या है, चित्र में देखिए पीबी क्या है, देखो पी से लेकर बी तक का दूरी पीबी, पीबी हमारा क्या है, वस्तु का दूरी है, वस्तु का दूरी को देखिए यहाँ पूरा डिस्टेंस को हम लोग पीबी बोले हैं, पीबी हमारा पी से बी तक वस्तु का दूरी, वस्तु का दूरी को चिन्ह परिपाटी के साथ माइनस यू लिखेंगे। फिर अगर हम आपसे कहेंगे पीसी क्या है, पीसी देखिए प्यारे बच्चों क्या है, पीसी हमारा वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या 2f के बराबर होता है, और 2f चिन्ह परिपाटी के साथ लिखेंगे तो अवतल दर्पण है तो माइनस 2f लिखना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे, यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये पीबी क्या है, पीबी हम लोगों का यू है, वस्तु का दूरी, चिन्ह परिपाटी के साथ माइनस यू लिखेंगे। बट पीसी क्या था, पीसी हम लोगों का वक्रता त्रिज्या था, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी का दुगुना होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है प्यारे, फोकस दूरी का दुगुना होता है, बट चिन्ह परिपाटी के साथ लिखेंगे तो माइनस 2f लिखना पड़ेगा, माइनस यू लिखना पड़ेगा। अब नीचे देखिए, नीचे भी पीसी है, पीसी तो हमारा वक्रता त्रिज्या होता है, पीसी हमारा क्या है, चित्र में वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है, आर हमारा 2f के बराबर होता है, बट यहाँ चिन्ह परिपाटी के साथ लिखेंगे क्योंकि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमारा नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस 2f लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, माइनस 2f लिखेंगे। बट यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों,
पी बी डैश, चित्र में देखिए पी बी डैश क्या है, तो पी से लेकर बी डैश तक ये हमारा प्रतिबिंब का दूरी होगा। प्रतिबिंब का दूरी को यहाँ पे हम लोग माइनस भी लिखेंगे चिन्ह परिपाटी के साथ। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, माइनस भी लिखेंगे। यहाँ देखिए माइनस भी लिखे हैं। किधर गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए पी बी डैश हमारा क्या था, प्रतिबिंब का दूरी था, और प्रतिबिंब का दूरी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, भी से। और यहाँ पे अवतल दर्पण में के सामने हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब का दूरी भी नेगेटिव में होगा प्यारे बच्चों, इसीलिए यहाँ पे हमें माइनस भी लिखे। फिर आगे देखिए पी एफ है प्यारे बच्चों, पी एफ चित्र में देखिए पी एफ क्या है, पी एफ पी से लेकर एफ तक ये हमारा पी एफ है, और पी एफ हमारा फोकस दूरी होता है। पी एफ क्या है प्यारे बच्चों, मुख्य फोकस एफ से ध्रुव पी के बीच का दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, बट यहाँ पे दर्पण हमारा अवतल है तो फोकस दूरी आज नेगेटिव में लिखेंगे, माइनस एफ लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए आगे लिखा है माइनस में एफ, माइनस में एफ। फिर यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों पी बी डैश है, यहाँ भी पी बी डैश था। पी बी डैश क्या होता है, प्रतिबिंब का दूरी होता है, दर्पण से प्रतिबिंब कितना दूर बना है, प्रतिबिंब का दूरी, जो कि हम लोग माइनस बी से लिखे, यहाँ माइनस बी लिखे हैं। फिर यहाँ देखिए प्यारे बच्चों पी एफ है, ऊपर भी पी एफ था नीचे भी पी एफ। पी एफ क्या है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी को हम लोग माइनस एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, जब चिन्ह परिपाटी के साथ हम लोग लिखेंगे। अब प्यारे बच्चों इसी को हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा, तो माइनस माइनस प्लस टू एफ हो जाएगा। नीचे देखिए माइनस टू एफ है, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एफ है, नीचे देखिए माइनस या माइनस माइनस प्लस एफ हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। माइनस यू का मल्टीप्लाई यदि एफ से होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यू एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस यू एफ। फिर देखो प्यारे बच्चों टू एफ का मल्टीप्लाई माइनस भी से होगा तो माइनस टू एफ भी हो जाएगा। फिर देखो टू एफ का मल्टीप्लाई यदि एफ से करेंगे तो प्लस टू एफ स्क्वायर, प्लस गुना प्लस, प्लस होगा टू एफ स्क्वायर। बट यहाँ देखो माइनस एफ का मल्टीप्लाई यदि माइनस टू एफ से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टू एफ स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस एफ का मल्टीप्लाई यदि भी से होगा तो माइनस भी एफ होगा। यहाँ देखिए दोनों तरफ प्यारे बच्चों टू एफ स्क्वायर है, तो दोनों तरफ बराबर रहने के काट देते हैं हम लोग समीकरण में। तो नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, देखो तो वीडियो चालू है कि नहीं, ठीक है ना। अब देखिए अब इसमें हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे इसी समीकरण में दोनों तरफ u भी एफ, u इंटू भी इंटू एफ से भाग दें। दोनों समीकरण में क्या किए हैं प्यारे बच्चों, u इंटू भी इंटू एफ से भाग देने से क्या होगा प्यारे बच्चों, इससे देखिए हमको क्या फायदा होगा। अब देखिए इसमें भाग हम किससे देंगे, u भी में किससे भाग देंगे, u भी एफ से भाग देंगे, तो u भी तो कट जाएगा, बचेगा क्या, एफ बचेगा। u भी कट जाएगा तो केवल नीचे में हम लोग क्या बचेगा, एफ। यहाँ पे वन बटा क्या बचेगा, एफ बचेगा। फिर देखो प्यारे बच्चों यू एफ में माइनस यू एफ में भाग देंगे किससे, यू भी एफ से। जब इसमें हम लोग यू भी एफ से भाग देंगे तो यू एफ तो कटेगा, यू और एफ कटेगा, भी बचेगा, तो माइनस वन बाई भी बच जाएगा। फिर देखो यहाँ पे माइनस टू एफ भी है, माइनस टू एफ भी में यू भी एफ से भाग देंगे तो एफ और भी कटेगा, एफ और भी कट जाएगा, यू बचेगा, माइनस टू बाई यू बचेगा। ठीक है प्यारे, आर एच एस में देखिए यू एफ कटेगा, यू एफ जब कटेगा तो कौन बचेगा, यू बचेगा, तो माइनस वन बट्टा यू बचेगा, क्योंकि यू एफ तो कट ही जाएगा हमारा। फिर प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे वन बाई एफ को हम एलएचएस में ही रखे हैं, वन बाई वी को हम आरएचएस में भेज रहे हैं। इधर देखो प्यारे बच्चों पहले से है माइनस वन बाई यू, तो माइनस वन बाई यू लिखे। यहाँ देखो माइनस में इधर है माइनस टू बाई यू, इसको आरएचएस में ले जाएंगे तो प्लस टू बाई यू हो जाएगा, बट यहाँ पे माइनस में वन बाई भी है, आरएचएस में ले जाएगा तो प्लस वन बाई भी हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों ये दोनों को हल करेंगे, यहाँ पे दो गो है वन बाई यू, उसमें से एगो घटेगा तो एगो बचेगा, यहाँ पे दो गो वन बाई यू है, उसमें से एगो घटाएंगे तो एगो बचेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वन बाय एफ बराबर यहाँ पे वन बाई यू प्लस वन बाई भी हो रहा है, इसको आप एलसीएम लेके भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देखें, वन बाय एफ बराबर हुआ वन बाय यू प्लस वन बाय एफ, और हम लोगों को साबित भी करना था प्यारे बच्चों, वन बाय भी प्लस वन बाय यू बराबर वन बाय एफ, और ये प्रूफ भी हो चुका है। बहुत ही आसान सा चीज है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों छोटा छोटा दो तीन क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना है आज लोगों को। कभी कभी एग्जाम में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, कभी कभी 5 नंबर में भी आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए प्यारे जब भी ये 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा तो कम से कम 5 अंतर आपको बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तभी आपको फुल नंबर मिलेगा। अगर आपको ये 2 नंबर में पूछा जा रहा है तो कम से कम दो दो अंतर आपको देना है, तीन तीन अंतर भी दे सकते हैं आप, चार चार अंतर भी दिखा सकते हैं, बट कम से कम दो दो अंतर आपको दिखाना है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कह रहा है अंतर स्पष्ट किए, दोनों में क्या क्या अंतर है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए आपको पता है कि अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में प्यारे बच्चों काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। पहला अंतर तो हमारा यही हो जाएगा, अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। प्यारे बच्चों ये जो हमारा अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब भी बनता है, बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है, वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब भी बन जाता है, जबकि हमारा उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और देखिए प्यारे बच्चों अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है, दृष्टि क्षेत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, छोटा होता है, जबकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, बड़ा सा क्षेत्र का क्या करता है वो छोटा सा प्रतिबिंब बना के देता है।
अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? छोटा होता है, जबकि इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। दृष्टि क्षेत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? बहुत बड़ा होता है। अब देखो, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धसी हुई होती है। और आपको पता है अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो धसा हुआ होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? धसा हुआ होता है। जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? उभरा हुआ होता है। इधर परावर्तक सतह है, ठीक है प्यारे बच्चों। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरी हुई होती है, ऐसे उभरा हुआ होता है। जबकि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा हुआ रहेगा, ऐसा बुझाता है। ये परावर्तक जिसमें हम लोग चेहरा देखेंगे वो धसा हुआ रहेगा। अगर वो दर्पण उत्तल दर्पण है तो परावर्तक सतह उठा हुआ रहेगा, उभरा हुआ रहता है, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसमें प्रतिबिंब बड़ा छोटा तथा वस्तु के आकार का तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। और अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है, छोटा प्रतिबिंब भी बनता है, वस्तु के बराबर का भी प्रतिबिंब बनता है। जबकि उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनते हैं। अवतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब भी बनता है, सीधा प्रतिबिंब भी बनता है। जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, क्योंकि फोकस दूरी अवतल दर्पण में किधर होता है प्यारे बच्चों? लेफ्ट साइड होता है, दाईं ओर, बाईं ओर होता है। किधर होता है? बाईं ओर होता है। अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो किधर होता है? बाईं ओर होता है। जबकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी किधर होता है? दाईं ओर होता है, राइट साइड होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसमें फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने, हजामती बोले तो दाढ़ी बनाने के लिए सैलून में यूज किया जाता है, तो क्यों किया करते हैं हम लोग? प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण के सामने जब भी हम लोग कोई वस्तु को रखते हैं, लेकिन वस्तु को कहाँ रखेंगे ये बात का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। वस्तु को हम लोग मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। अगर हम लोग फोकस के भीतर रखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा ये अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा पी है, ये हमारा एफ है, फोकस है, ये हमारा वक्रता केंद्र सी है। फोकस के भीतर ही रखें, ये हमारा मान लीजिए फोकस है। फोकस इधर यदि जब भी हम लोग कोई वस्तु को रखें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु हम रख रहे हैं, जब भी अवतल दर्पण में ध्रुव पी और मुख्य फोकस के बीच कोई भी वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा सा बनता है, दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा सा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए हम लिखे भी हैं, चेहरे को अवतल दर्पण के फोकस के भीतर रखने पर, ये हमारा फोकस है, फोकस के भीतर ही जब रखते हैं, भीतर रखने पर सीधा काल्पनिक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और जब हम लोग किसी वस्तु को ध्रुव पी और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं, फोकस के भीतर रखते हैं, इसका जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनता है, और वो सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है प्यारे बच्चों। याद देखिए, चेहरे को अवतल दर्पण के फोकस के भीतर रखने पर सीधा काल्पनिक बोले या आभासी एक ही बात होता है, सीधा काल्पनिक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऐसी स्थिति में छोटी छोटी दाढ़ी, हम लोगों का छोटा छोटा दाढ़ी क्या होता है, नाई सबको जो जो दाढ़ी बना रहे होते हैं उसको नाई बोलते हैं। तो नाई सबको बड़ा बड़ा मालूम पड़ता है, दर्पण वो जब दाढ़ी देखता है तो छोटा छोटा दाढ़ी बड़ा बड़ा दिखाई देता है, जिससे नाई को काटने में सुविधा होता है। नाई सबको काटने में क्या होता है प्यारे बच्चों? सुविधा होता है। छोटा छोटा दाढ़ी भी वो आसानी से काट पाता है, दाढ़ी छूटता नहीं। ऐसी स्थिति में छोटी छोटी दाढ़ी लंबी मालूम पड़ती है। छोटी छोटी दाढ़ी क्या होती है प्यारे बच्चों? लंबी मालूम पड़ती है। दाढ़ी बनाने में इस दर्पण के उपयोग से दाढ़ी नहीं छूटती है, एक भी दाढ़ी छूटता नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। यही कारण है कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आपको समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण में जब भी हम लोग चेहरे को अवतल दर्पण के फोकस के भीतर रखने पर सीधा काल्पनिक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे सीधा काल्पनिक और बड़ा सा प्रतिबिंब बनता है। ऐसी स्थिति में छोटी छोटी दाढ़ी लंबी मालूम पड़ती है। दाढ़ी बनाने में इस दर्पण के उपयोग से दाढ़ी नहीं छूटती है, यही कारण है कि दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आशा करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, दो नंबर में आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम में कभी कभी। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? वाहन सब में जो हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं पीछे का दृश्य को देखने के लिए, हम लोग हमेशा उत्तल दर्पण को ही वरीयता क्यों देते हैं? ये क्वेश्चन का डिमांड है। तो देखिए आंसर भी आपको आसानी से लिखना है, पूरा शानदार वे में आपको देना है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? क्या बच्चों, उत्तल दर्पण का तो खासियत आपको पता ही है। उत्तल दर्पण का सबसे पहला खासियत क्या है कि वो सीधा और छोटा प्रतिबिंब बना के देता है, बड़ा सा क्षेत्र का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बहुत अधिक होता है। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों हम लिखे हैं, हम वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए सदैव उत्तल दर्पण को ही वरीयता इसलिए देते हैं
क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों? सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। साथ ही बड़ा क्षेत्र का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। बड़ा सा एरिया का क्या करता है प्यारे बच्चों? छोटा सा प्रतिबिंब बना के देता है। ठीक है। और इसका दृष्टि क्षेत्र भी क्या होता है? बहुत अधिक होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र भी क्या होता है प्यारे बच्चों? बहुत अधिक होता है। फिर से देखिए प्यारे बच्चों, हम वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए सदैव उत्तल दर्पण को ही वरीयता इसलिए देते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। साथ ही बड़ा क्षेत्र का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और इसका दृष्टि क्षेत्र भी क्या होता है? बहुत अधिक होता है। इसीलिए प्यारे बच्चों, हम लोग वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण को ही हमेशा वरीयता देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल हल करेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद। ऐसा